दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी अब मुझसे काम नहीं चलेगा, अब घरवाली ले आओ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। शादी से पहले सुल्तान छोटा मोटा काम करके गुजर बसर कर लेता था, लेकिन 3 बच्चों का बाप बन जाने से घर के खर्च भी बढ़ गए थे। वही रजनी की बढ़ती ख्वाहिशों ने उनके खर्चों में काफ़ी इजाफा कर दिया था। आर्थिक परेशानी से उबरने के लिए वह एक शोरूम में रात के समय चौकीदारी में भी करने लगा था। इस दौरान उसे शराब पीने की भी लत लग गई, जिसकी वजह से वह पैसे शराबखोरी में उड़ा देता था। इसके चलते घर की माली हालत डामाडोल होने लगी थी, यहाँ तक कि उसने कई लोगों से कर्ज ले लिया था। उधर जब भी कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, तब से सुल्तान की मजदूरी और चौकीदारी का काम भी छूट गया था। इसके बावजूद वह लोगों से पैसा उधार लेकर शराब भी पी लेता था। और हद तो तब हो गई जब अपनी पत्नी रजनी उर्फ कुंजावती को शराब के नशे में जरा जरा सी बात पर पीटना शुरू कर देता था। पति की ये आदतें रजनी को काफ़ी सलाती थी। सुल्तान के पड़ोस में अजीत उर्फ छोटू कोरी रहता था। वह रजनी को भाभी कहता था, इसलिए दोनों में हंसी मजाक होता रहता था। रजनी को अजीत से मजाक करने में किसी तरह का संकोच नहीं होता था। एक दिन दोनों हंसी मजाक कर रहे थे तो रजनी ने कहा, देवर जी, कब तक इस तरह हंसी मजाक करके दिन काटोगे? कहीं से घरवाली ले आओ। मालनी का रास्ता रोकने वाले सड़क पर गिरे देवानंद की पीठ में 2 और गर्दन और 1 गोली लगी थी। वहां से खून निकलना शुरू हो चुका था। अचानक उसके मुंह से खून का थक्का निकला और परसनाले से बह चला। वे दोनों नौजवान बाइक सहित भाग चुके थे। वह उसे सड़क पर छटपटाते देख रही थी, जिसके डर कर वह भागना चाहती थी। अभी वही उसे कतार शिकायती निगाहों से देख रहा था, जैसे वह उसी के आदमी हों जिन्होंने यह करतूत की थी। समय और हालात कितनी जल्दी बदल जाते हैं। अब वह बिल्कुल शांत था। बाजार की भीड़ देवानंद की ओर बढ़ाते हुए घेरा बनाकर खड़ी हो चुकी थी। उन्होंने ही बताया कि शबाना संजय की ब्याहता पत्नी नहीं है, बल्कि वह उसके साथ पिछले 2 सालों से लिव इन में रह रही थी। उन्होंने हत्या का सीधा आरोप शबाना पर भी मढ़ दिया। घर वालों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस साल भी जनवरी के दूसरे सप्ताह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिनका इंतजार पंडित पुजारियों के अलावा स्थानीय व्यापारी भी करते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति में डुबकी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता लाभ पहुंचाती है, और यदि डुबकी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय लगाई जाए तो 1000 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। 14 जनवरी 2018 को मकर संक्रांति में ही डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग चित्रकूट पहुंच चुके थे। श्रद्धालु अपनी हैसियत के मुताबिक लॉज, धर्मशाला व मंदिर प्रांगणों के ठहरे हुए थे। वजह कुछ भी होकर यह बात दिलचस्प है कि चित्रकूट आने वालों में बहुत बड़ी तादाद मामूली खाते पीते लोगों यानी गरीबों की रहती है। उन्हें जहां जगह मिल जाती है ठहर जाते हैं और डुबकी लगाकर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। प्रियंका ने अशोक की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपनी अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया। वह सुबह 8 बजे घर से निकलता और फिर रात 8 बजे ही घर लौटता था। वह पूरी पगार प्रियंका के हाथ पर रख देता था। अशोक मूल रूप से सरसौल का रहने वाला था। उसके 2 भाई सर्वेश व कमलेश थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों में घर खेत का बंटवारा हो गया था। कमलेश खेती करता था, जबकि सर्वेश प्राइवेट नौकरी कर रहा था। अशोक की अपनी भाई कमलेश से नहीं पड़ती थी, इसलिए अशोक ने अपने हिस्से की जमीन बंटवाई पर दे रखी थी। 1 अगस्त को शाम के करीब 5:30 बजे लक्ष्मी ने अपनी बाबा से जिद की कि उसे खेलने के लिए बाहर जाना है। उस समय घर पर सिर्फ मोहन और उसकी बेटी लक्ष्मी ही थी। सुनीता घर पर मौजूद नहीं थी, वह पीर बाबा दरगाह पर थी। मोहन ने अपनी बेटी को उसके खेलने जाने से पहले
उसे शमशान घाट से ठंडा पानी लेकर आने की शर्त रखी, जिसके लिए लक्ष्मी तुरंत मान गई, क्योंकि ये काम गर्मियों के समय उनके घर पर हर दिन के रूटीन की तरह ही बन गया था। मोहन को सब्जी लाने जाना था, इसलिए उसने तकिए के पास पड़ा थैला उठाया और बोला, बेटा तू जल्दी से पानी ले आ, और हाँ, ज़्यादा देर मत करना आने में। मुझे भी मंडी से सब्जी लेने के लिए जाना है। तेरी माँ आएगी तो खाना बनाएगी। उस 9 साल की प्यारी बच्ची ने अपने दोनों हाथों में 2 पानी की छोटी खाली बोतलें उठाई और अपने पिता से कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी आती हूँ। वह कहकर निकल गई। मोहन को नहीं पता था कि वह अपनी प्यारी सी बच्ची को आखिरी बार देख रहा था। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रहने वाले अशोक कुमार को बेटी के आर्मी में सिलेक्शन के वक्त बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा था। तब वह खुशी से फूले नहीं समाये। जाहिर है यह बर्थडे गर्व की बात थी। साक्षी की शादी नवनीत शर्मा के साथ हुई थी। नवनीत वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थे। दोनों ही हरियाणा की अंबाला छावनी में तैनात थे। उनका 2 साल का एक बेटा भी था। लोग अशोक कुमार को खुश नसीब इंसान मानते थे। कामयाब बेटी के पिता होने के नाते लोगों का सोचना भी ठीक था। लेकिन किसी इंसान की असल जिंदगी में क्या कुछ चल रहा होता है, इस बात को कोई नहीं जान पाता। अशोक कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही था। बेटी को लेकर वह परेशान रहते थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि बेटी का वैवाहिक जीवन उम्मीदों के विपरीत था। 20 जून 2000 की रात का वक्त था जब अशोक कुमार के मोबाइल पर साक्षी का फोन आया। उन्होंने बेटी से बात शुरू की। हेलो साक्षी बेटा, कैसी हो? पापा, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। साक्षी के लहजे में परेशानी छिपी हुई थी, जिसे अशोक कुमार ने भांप लिया था। उन्होंने धड़कते दिल से पूछा, क्या हुआ बेटा? पापा, नवनीत मुझे लगातार परेशान करते हैं। हद इतनी हो गई है कि मेरे साथ मारपीट भी की जाती। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, वह बोली। घटना स्थल की जांच कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई। मृतक की पत्नी मंजू ओझा से भी पूछताछ की गई। मंजू ने बताया कि रात में राकेश ने किसी समय साड़ी का फंदा गले में डालकर फांसी लगा ली। आज सुबह जब मैं उठकर कमरे में आई तो उन्हें फांसी पर लटका देखकर नीचे उतारा कि शायद जिंदा हो, मगर या तो चल बसे थे। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। पुलिस ने वहां मौजूद मृतक के भाइयों और अन्य परिजनों से भी पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा था। आसपास के लोगों ने थाना प्रभारी को बताया कि राकेश आत्महत्या नहीं कर सकता। राजकुमार पांडे ने पत्नी की बातों को गंभीरता से न लेते हुए कहा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अपने किसी दोस्त के यहाँ चला गया होगा। हो सकता है वहाँ फोन का नेटवर्क न हो। पति की इन बातों से गीता देवी को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मन अशांत ही रहा। राजकुमार पांडे ने पत्नी गीता देवी को तो धीरज दे दिया, लेकिन अपने काम में उनका भी मन नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने चचेरे भाई मनोज कुमार पांडे को फोन पर सारी बातें बताई और वह घर जल्दी आ गए थे। फिर वह मनोज के साथ मिलकर राज की तलाश में लग गए थे। अपने आसपास और जान पहचान वालों से पूछताछ करने के बाद जब उन्होंने राज के उन दोस्तों से संपर्क किया जिनके साथ वह अक्सर क्रिकेट खेलने जाया करता था, तो उनकी बेचैनी और बढ़ गई। उसके साथ क्रिकेट खेलने वाले दोस्तों ने उन्हें बताया, अंकल, राज हमारे साथ क्रिकेट खेलने आया तो जरूर था, लेकिन वह 2 बजे मैदान से यह कहकर निकल गया था कि 15-20 मिनट में वापस आएगा। मैदान में एक मोटरसाइकिल आई थी। उस पर बैठे लड़के ने जब राज को पुकारा तो वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराया था। वह और उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गया था, फिर वापस नहीं आया। ललिता भी अपनी पसंद के लड़के से नैन लड़ाने लगी, जिसके बाद तो दिन प्रतिदिन उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी। तो अनेक लड़कों के साथ उसके नज़दीकी संबंध हो गए। दिल्ली के कुछ शुभचिंतक उसे आईना दिखाने लगे, तुम्हारी बेटी ने तो यारबाजी की हद कर दी।
वह खुद तो खराब है, गांव के लड़कों को भी खराब कर रही है। लड़की जब दर दर भटकने की शौकीन हो जाए तो उसे किसी मजबूत खूंटे में बांध देना चाहिए।